हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑन सीडीपी। आई होप कि फ्राइडे टेस्ट में आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा और आगे भी आने वाले टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है जो वीकली वीडियोस आपको मिलती हैं। और फिर से आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी एग्जाम से ही लेकर आती हूँ और आई होप कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर भी देने का कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तो आपको आंसर बताऊंगी एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन आप भी ट्राई कीजिए, आप भी आंसर दे पाएं। ठीक है, इससे पहले एक नंबर नोट कर लीजिए जो नए बच्चे जुड़े हैं, 8638008832। दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर ऑफ जोरावर क्लासेस। आप यहाँ पर अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा बाय अंकित सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्टिविटी और एरिया में नॉट बी कंसिडर्ड एज को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लर्नर। ठीक है, यानी कि जो हम कह सकते हैं जो सह विद्यालय या फिर सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता है। देखो, एक तो होता है स्कोलेस्टिक एरिया और एक होता है को स्कोलेस्टिक एरिया। आई होप कि आप सभी लोग अवेयर होंगे इन टर्म्स के साथ। अगर नहीं अवेयर हैं तो आंसर जब मैं बताऊंगी तब अवेयर करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो चलो अभी आप अपने आप को टेस्ट करो थोड़ा सा, मतलब देखते हैं आप लोग कितने आंसर कर पाते हैं। तो इनमें से कौन सा को स्कोलेस्टिक एरिया नहीं है ये आपको बताना है अगर लर्नर के एस्पेक्ट से देखा जाए। सोशल स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, क्रिएटिव स्किल या फिर करिकुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए एक होता है स्कोलेस्टिक एरिया। स्कोलेस्टिक एरिया का मतलब होता है जो आपके विभिन्न विषय होते हैं, जो बेसिकली जो स्कूल ट्रेडिशनल अप्रोच है ना जो स्कूल्स की, कि भाई ठीक है सब्जेक्ट्स पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ किताबों को पढ़ना है, कुछ सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेट करना है, आर्ट साइंस हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब आपके स्कोलेस्टिक एरियाज में आते हैं, जहां पर बेसिकली आप पेन पेपर टेस्ट के थ्रू जो है अपनी लर्निंग करते हैं, मतलब एग्जामिनेशन आपका होता है इस तरह से। ठीक है, लेकिन हम को स्कोलेस्टिक की बात करते हैं तो या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं, जो मतलब अगर आपके विषयों से हटकर देखा जाए तो वो चीजें आपकी किस में आती हैं, को स्कोलेस्टिक एरियाज में आती हैं। जैसे कि आप अगर डांस कर रहे हैं, म्यूजिक खेल रहे हैं, या फिर गेम्स म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपको, या फिर आप गेम्स कर रहे हैं, या फिर आप स्टोरीज सुना रहे हैं, है ना, ये सारी चीज जो है आपकी को स्कोलेस्टिक में आती है। कोई भी आपकी एक्टिविटी हो रही है, सपोज आपका कोई भी क्विज हुआ है, ठीक है, क्विज मीन्स जैसे कि आप नॉर्मल एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, वो सब आपका को स्कोलेस्टिक एरियाज में आ जाता है, क्योंकि जब आप ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो बेसिकली आपकी और भी बहुत सारी स्किल्स चेक की जाती हैं उसमें। तो सोशल स्किल्स भी आती हैं, आपका एटीट्यूड और आपकी वैल्यूज भी उसके अंदर आती हैं। क्रिएटिव स्किल्स में आप कुछ भी क्रिएट करते हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, गेम्स का कंपटीशन, तो वो सब कुछ आपका को स्कोलेस्टिक में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो करिकुलर सब्जेक्ट है ये आपका स्कोलेस्टिक सब्जेक्ट है, स्कोलेस्टिक एरिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निशन, कौन सा संज्ञान से रिलेटेड नहीं है ये आपको बताना है। ये आसान क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से। परसेप्शन है, थिंकिंग है, वॉकिंग है या कंसेप्ट फॉर्मेशन है। जब हम संज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आपकी मेंटल एबिलिटीज से बात होती है। जब आपके दिमागी तौर पर जो है आप जो चीजें करते हैं, आपका दिमाग जो है वो क्या क्या परसीव करता है, क्या क्या थिंक करता है, कौन कौन से कंसेप्ट जो है आपके डेवलप होते हैं दिमाग में, वो सब आपकी कॉग्निशन का पार्ट है। लेकिन वॉकिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉग्निशन। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू समथिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट लर्न्स न्यू कंसेप्ट सच एज कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं आप सभी को पता है, ठीक है, जिसको हम मांसाहारी भी कह सकते हैं। मांसाहारी एनिमल्स के बारे में सीख रहा है, लेकिन उसको किस बेसिस पर सिखाया जा रहा है, मतलब किस बेसिस पर वो सीख रहा है। उसने कुछ एग्जाम्पल्स सुने हैं या फिर देखे हैं, टाइगर हो गया, डॉग हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको सिखाया गया है। ठीक है, कि भाई ये सारे क्या होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। ठीक है, मांसाहारी हैं, दूसरे पशुओं का मांस खाते हैं। तो ये कौन सी लर्निंग हो रही है यहाँ पर, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि थोड़ा मतलब अगर आप लोगों ने सुनी है ये लर्निंग के टाइप्स जो हैं तो आप आराम से इसका आंसर कर पाएंगे। अगर नहीं सुनी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीख लेंगे। तो चलिए बताइए क्या आंसर होगा। कॉम्बिनेशनल लर्निंग है, सब ऑर्डिनेट है, कोरिलेटिव है, सब या फिर सुपर ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। ठीक है, देखो अब सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग क्या होती है, जब आप किसी कंसेप्ट की समझ जो है उस कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स के थ्रू बनाते हैं। जब आप समझ बनाते हैं, आप अपना कंसेप्ट फॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स
ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, तो वो आपकी क्या हो जाती है, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग कहलाती है। ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन का हम कह सकते हैं पार्ट। तो देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, कार्निवोरस एनिमल्स, लेकिन वो पहले एग्जांपल्स के थ्रू सीखता है। टाइगर क्या खाता है, ये खाता है। डॉग क्या खाता है, ये सब खाता है। लायन क्या खाता है, ये भी खाता है। ठीक है, तो ये खाता है। उसके बाद आप कंसेप्ट पर आएंगे कि ठीक है ये सारे ये चीज खाते हैं, ये दूसरे पशुओं का मांस खाते हैं, आपने जिस निकाले और आपने समझा दिया कि ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, children's understanding that their gender will not change even if they adopt the behavior, dress or hairstyles of the gender. This type of children's understanding is known as what? ठीक है, देखो बच्चों की जो समझ होती है कि भाई ठीक है आप अगर बालों का स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, आप लंबे बाल रखते हैं, सपोज लड़का है, लड़का पहले सोचते हैं बच्चे कि भाई ठीक है अगर मैं लंबे बाल रख लूंगा तो मैं लड़की बन जाऊंगा। मतलब ये धारणाएं होती है शुरुआती तौर पे जब शुरू के एज के बच्चे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चों में ये चीज बिल्कुल परमानेंट हो जाती है कि ठीक है हमारा जेंडर हमारे कपड़ों से बालों से नहीं इफेक्ट करता है, हम जो है वही रहेंगे, हम मेल हैं तो हम मेल ही रहेंगे, फीमेल है तो फीमेल ही रहेंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले जब जेंडर के क्वेश्चंस कराई थी मैंने कराया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो आप इसको कर पाएंगे। तो गाइज जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेंडर कॉन्स्टेंसी। देखो हिंदी में मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एक बार देख लेना। ठीक है, समता होता है कि क्या होता है, जो ओरिजिनल पेपर से जहां से मैंने क्वेश्चन लिया है वहां पे बता देती हूँ। उसमें वर्ड था कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी दैट इज अ रॉन्ग वर्ड। ठीक है, ये होता है जेंडर कॉन्स्टेंसी। ठीक है, तो देखो जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जब बच्चे के दिमाग में धारणा बिल्कुल परमानेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, एक बेटर वर्ड होगा फिक्स। अब फिक्स हो गया है, ठीक है आप अगर मेल हैं तो आप मेल ही रहेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल ही रहेंगी, आपके बालों से आपकी ड्रेस से आपका जेंडर चेंज नहीं होगा। जब ये धारणा बच्चों के दिमाग में फिक्स हो जाती है तो ये एक टर्म बोली जाती है जिसको हम बोलते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगर नहीं पता थी तो अब आई थिंक आपको पता चल गई होगी। नेक्स्ट है विच इज द व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ लेट चाइल्डहुड स्टेज। तो लेट चाइल्डहुड स्टेज की एज क्या होती है ये आपको बताना है। लेट चाइल्डहुड है, ठीक है, एक तो अर्ली चाइल्डहुड होता है, एक होता है लेट चाइल्डहुड। तो बताइए फटाफट। वैसे ये वेरी करता है, हर किताब में थोड़ा एक आध साल का जो है डिफरेंस आ जाता है, फिर भी आपको जनरल टर्म ऑप्शन में से देख के निकाल लेना है कि हाँ भाई ठीक है ये लेट चाइल्डहुड है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 6 से 12। वैसे कई किताबों में आपको जो है 7 साल तक भी मिलेगा, या 3 से 7 साल तक प्री चाइल्डहुड मिलता है, उसके बाद आपका लेट चाइल्डहुड मिलता है। और वैसे भी 11 या फिर 12 ईयर से जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं प्री ओडोलोसेंस कह सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि ओडोलोसेंस एयर भी जो है स्टार्ट हो जाता है एक तरह से। ठीक है, 12-13 से जब भी है, लेकिन मतलब ये है कि बुक टू बुक डिफर करता है। लेकिन अगर आप यहाँ के ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, असेसमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी इज नोन एज विच टाइप ऑफ एवेल्युएशन। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व का जो समग्र विकास होता है इसका आकलन आपको करना है तो ये क्या होता है इसको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ए और बी दोनों होंगे, या नीदर ए और नॉर बी। ठीक है, या फिर ना तो ए है ना बी है। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, बताइए फटाफट आंसर। मैं चाहती हूँ आप लोग करें इसका आंसर, क्योंकि ये CCE से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा असेसमेंट का पार्ट है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा जो कि गलत है। ठीक है, क्यों गलत है बता देती हूँ। जो CC में हमारी 2 टर्म्स है ना, एक सी कहता है कंटिन्यूअस होगी, एक सी कहता है कॉम्प्रिहेंसिव होगी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि आप सिर्फ एक एस्पेक्ट को ना देखते हुए डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट को देखिए। आपको सिर्फ उसका एकेडमिक्स नहीं जांचना है, आपको सिर्फ उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं चाहिए, आपको उसकी सोशल भी डेवलपमेंट चाहिए, इमोशनल भी चाहिए, मोरल डेवलपमेंट भी चाहिए। तो दैट इज द वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन आप बच्चों का करेंगे वो लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने साल के शुरू में कर लिया फिर साल के एंड में कर रहे हो, है ना, बीच का गैप गया गायब। तो जब भी तो हमारा FA आया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट करो, डायग्नोस्टिक टीचिंग करो, तो यानी कि असेसमेंट या इवैल्यूएशन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, वो ब्रेक नहीं आना चाहिए उसमें। ठीक है, और यहाँ पर ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कई बच्चों ने ये गलती की होगी कि उन्होंने सी लगा दिया होगा, मतलब काफी बच्चे कर सकते हैं, ऐसी गड़बड़ की होगी कई बच्चों ने। ठीक है, तो क्लियर कर दिया है मैंने।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रेनर्स, मेरे को इसका नाम हमेशा ही कंफ्यूज करता है, बहुत बड़ा नाम है। इनकी इकोलॉजिकल थ्योरी है, आप सभी को पता होगा, आई थिंक अवेयर होंगे सभी लोग, ठीक है। तो लॉज और जो कस्टम्स होते हैं वो किस उसमें सिस्टम में आते हैं, है ना, इनके माइक्रो, मीजो, मैक्रो, एक्सो, ये सारे सिस्टम्स इनकी थ्योरी के हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थ्योरी जो दी थी इन्होंने, बेसिकली सोशलाइजेशन से रिलेटेड है। तो आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। माइक्रो सिस्टम का पार्ट है, मैक्रो का है, मीजो का है या फिर एक्सो का है, तो ये बताना है। तो देखिए ये जो लॉज, कस्टम्स होते हैं, सोशल कल्चरल वैल्यूज जो होती हैं, ये सारे इनके मैक्रो सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। माइक्रो तो सबसे अंदर वाला होता है, जो बिल्कुल छोटा सा इमीडिएट जो एनवायरमेंट होता है वो माइक्रो में आता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि ये भी आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर दिया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, who was the propounder of NDI motivation formula? This is difficult question. I would say difficult question, क्योंकि ये मुझे भी बड़ा डिफिकल्ट लगता है, मुझे भी नहीं आता सच कहूँ तो आपको। तो भाई ये मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन अच्छा था, देखो आंसर की के हिसाब से देखे तो हिलगार्ड है, और जितना मैंने इस क्वेश्चन को सर्च किया मुझे हिलगार्ड ही ऑप्शन मिला इसका, ठीक है। ये डायरेक्ट बता रही हूँ आप लोगों को। ये NDI मोटिवेशन फॉर्मूला, देखो मैंने तो एक्सपेक्टेंसी जो वाला फॉर्मूला है, जो बेसिकली रूम्स की थ्योरी है, और ये सारी थ्योरीज मैंने पढ़ी हुई हैं। रूम्स की थ्योरी पढ़ी है, मैस्लो की भी पढ़ी है, ब्लेयर एंड जोन्स इज अ न्यू नेम, बट इन्होंने भी मोटिवेशन की ही थ्योरी दी है, मैकडूगल की भी थ्योरी है, ठीक है। तो सारी मोटिवेशन की थ्योरी दी हुई है इन लोगों ने, लेकिन ये पर्टिकुलर NDI फॉर्मूला मोटिवेशन का क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। मतलब NDI शायद वही फॉर्मूला है जो मैं सोच रही हूँ, जो एक्सपेक्टेंसी वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन इसका प्रोपाउंडर कौन होगा मेन, इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर कहीं नहीं मिला गाइस। सो मैं आप सबको एक टास्क दे रही हूँ आज, ठीक है, कि आप लोगों को ये मुझे बताना है, ढूंढकर अपनी अपनी तरफ से सब सर्च करेंगे ताकि मिलके हम ये पता लगा सके कि NDI मोटिवेशन फॉर्मूला किसने दिया था, ठीक है। वैसे मुझे जितना पता चला है भाई ये हिलगार्ड ने दिया था, ठीक है। और आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि इसीलिए डिफिकल्ट बोला, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में सीरियसली मैंने नहीं पढ़ा है। जो मैं आपको, है ना, झूठ बोलने की बात ही नहीं है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा भाई, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं NDI मोटिवेशन फॉर्मूला। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि सब अपने लेवल पर इसको सर्च करेंगे, और नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तो उसमें कमेंट कर देना नीचे कि मैडम NDI, या फिर इसी वीडियो में कमेंट कर देना, मैं देख लूंगी, ठीक है, NDI मोटिवेशन फॉर्मूला। वैसे मुझे जहां तक मिला आंसर बी मिला है, आप लोग एक बार सर्च करना, है ना, और मुझे बताना भी कौन सा फॉर्मूला है ये। तो आई होप कि आप लोग सर्च करेंगे इसको। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच अल्टरनेटिव शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल गिवन बाय जीन पियाजे। ठीक है भाई, जीन पियाजे ने अपनी जो थ्योरी दी थी 4 स्टेजेस की बात करते थे, ठीक है। तो ये जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसके बारे में बताना है कि कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस पे सही बैठती है, स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो पहला है कि डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज ऑफ कोज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस इन चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चा जो है अंडरस्टैंडिंग गेन करेगा कंजर्वेशन की, और लॉजिकल थॉट्स जो है वो इमर्ज हो जाते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाते हैं एक तरह से। दे बिगिन टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली, या फिर सिंबॉलिक सिंबल्स के रूप में वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर बिकम्स कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सेवरल फॉर्म्स ऑफ लॉजिकल थॉट, या फिर कई तरह के तार्किक विचारों के बनाने में सक्षम होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से। तो बताइए, है ना, थ्योरीज अगर अच्छे से पढ़िए तो बता देंगे। देखो अब थोड़ा एलिमिनेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, इनको थोड़ी ऑप्शंस को, ठीक है। वैसे तो मुझे तो एग्जैक्ट आंसर देखते आ गया था, लेकिन आप लोगों को भी आई होप कि आ गया होगा। ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है दिस इज रिलेटेड टू सेंसरी मोटर 0 to 2 फर्स्ट से, तो ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद आता है दे बिगिन्स टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड स्टेज दैट इज प्री ऑपरेशनल, जहां पे बच्चा सिंबल्स का यूज करना स्टार्ट कर देता है। सपोज एक स्टिक को उसने बेलन बना लिया, उसी स्टिक को उसने अपनी छड़ी बना लिया, हाथ की दादा की छड़ी बना लिया, उसी एक सिंबल से वो चीजें जो है रिप्रेजेंट करता रहता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो सिंबल्स का यूज करना स्टार्ट कर देता है प्री ऑपरेशन में, तो ये भी नहीं होगा। अब बात है कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सेवरल फॉर्म्स ऑफ लॉजिकल थॉट। अब यहाँ पे लॉजिकल थॉट जो कह रहा है कि विभिन्न तरह के लॉजिकल थॉट्स की बात कर रहा है, तो इतना बच्चा अवेयर नहीं होता, ये कहीं ना कहीं आपका फॉर्मल ऑपरेशन में चला जाता है जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है डेवलप हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ क्यों। जो ये कंजर्वेशन होती है ना, कंजर्वेशन, दिस इज
द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कंजर्वेशन, संरक्षण, जहां बच्चा ये समझ लेता है कि अगर आप किसी चीज को कितना भी उल्टा सीधा कर दो, अगर चीज उतनी है, ना उसमें आपने कुछ जोड़ा है ना उसमें घटाया है, आपने तोड़ मड़ोड़ के उसको चेंज किया है, तो वो चीज उतनी ही रहेगी। वो ग्लास वाला एग्जांपल इसी कंजर्वेशन का पार्ट आता है, जिसमें हम कहते हैं ना कि अगर हम इस ग्लास से जो है ट्रांसफर करते हैं कटोरी में पानी, है ना, तो ग्लास से जितना पानी हमने डाला उतना तो कटोरी में है ना, कोई चेंज नहीं हुआ है, भले ग्लास बड़ा है कटोरी छोटी है, क्योंकि बच्चा जो है एक एस्पेक्ट पर कंसंट्रेट नहीं करता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखता है, तो वो यहां पर कंक्रीट ऑपरेशन में ये चीज सीख जाता है, कंजर्व करना सीख जाता है। जबकि प्री ऑपरेशन वाला बच्चा क्या करता है, कंजर्व नहीं कर पाता है, वो कहेगा नहीं भाई पानी कम हो गया क्योंकि कटोरी छोटी है, वो इन देखेगा कटोरी बहुत चौड़ी भी है, लेकिन वो बस ग्लास की हाइट पर फोकस करेगा। तो जो कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड होता है उसमें कंजर्वेशन आ जाती है, और ये लॉजिकल थॉट की निशानी होती है ना, लॉजिकल थॉट्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं बच्चे में, लेकिन ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ ही रिलेटेड होते हैं, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन की बात की नहीं है, लेकिन कंजर्वेशन वर्ड आ गया तो आप समझ लीजिए ये कंक्रीट ऑपरेशन का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। काफी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने पियाजे। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड। भाई चाइल्डहुड जो स्टेज होती है हमारी डेवलपमेंट की, उसका इनमें से कौन सा नाम और नहीं है, ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से समझना क्वेश्चन को, फिर अटेम्प्ट करना। पहला है एलिमेंट्री स्कूल एज, स्मार्ट एज, प्री गैंग एज और गैंग एज, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर होगा। देखिए एलिमेंट्री स्कूल एज तो होती है, बच्चा जाने लग जाता है, पिछले एक क्वेश्चन में देखा ना हमने चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड ये होता है, अर्ली चाइल्डहुड भी होता है यहाँ पे, ठीक है। चाइल्डहुड में तो दोनों ही आ जाएंगे, खैर, लेकिन अब यहाँ पे चाइल्डहुड है तो आप लेट चाइल्डहुड ही मानकर चलिए, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड बहुत थोड़ा सा पीरियड होता है। चाइल्डहुड बेसिकली यही होता है आपका 6 to 11 ईयर्स का बेसिकली चाइल्डहुड की स्टेज होती है। तो एलिमेंट्री स्कूल तो होती है, एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं बच्चे, है ना। अब देखो स्मार्ट एज स्फूर्ति अवस्था होती है, ये मुझे यहां से ज्यादा ना समझ के हिंदी से ज्यादा समझ में आया कि स्फूर्ति अवस्था भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो स्मार्ट एज में क्या होता है ना, बच्चे में बहुत एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी होती है 5, 6, 7, 8 साल के, वो खेल में इतना इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी होगी। अब बात आती है गैंग एज या फिर प्री गैंग एज। गैंग एज का मतलब है कि उनकी छोटी छोटी टोलियां बन जाती हैं बच्चों की, क्योंकि बच्चे का सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, पहले वो सिर्फ परिवार तक सीमित होता है, लेकिन यहाँ पर उसका जो सोशल एनवायरनमेंट होता है थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, और बच्चे अपना पीयर्स के साथ जो है इंटरेक्ट करना, उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, तो टोलियां बन जाती है छोटी छोटी। आप देखते हैं लंच में 3-4 बच्चे अलग बैठते हैं, 4-5 बच्चे अलग बैठते हैं, तो दिस इज द स्टेज ऑफ गैंग एज। तो प्री गैंग नहीं होगा, सीधी सी बात, अगर गैंग होगा तो प्री गैंग नहीं होगा। प्री गैंग हम बेसिकली कह सकते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड होती है वो प्री गैंग स्टेज होती है, लेकिन यहाँ पे चाइल्डहुड लिखा है तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेट चाइल्डहुड होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कम क्वेश्चन में हल्की सी गड़बड़ मुझे लगती है कि इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि कौन सा चाइल्डहुड है, लेकिन अगर आप इन 4 ऑप्शंस को देखेंगे तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है, कि यही डायरेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सो गाइज दिस वाज द वीडियो ऑफ टुडे। सो आई थिंक कि आपको अच्छी लगी होगी, और वो जो क्वेश्चन मैंने आपको टास्क दिया है कि आप थोड़ा सर्च करेंगे एनडीआई मोटिवेशन फॉर्मूला क्या होता है, वो जरा देख के आप जरूर मुझे बताएंगे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।